चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ा था। कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं? 3 टाइप के न्यूरॉन थे। सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन का एक और नाम क्या लिखा था हमने? रिले एसोसिएशन या रिले न्यूरॉन, या और थर्ड हमारा था मोटर न्यूरॉन। सबका मेन फंक्शन तो कंडक्शन ही है ना, बट कहां से कहां कर रहे हैं इसमें डिफरेंस है, और किस चीज का कंडक्शन कर रहे हैं इसमें डिफरेंस है। कंडक्शन मतलब पास करना। सेंसरी न्यूरॉन भी नर्व इंपल्स पास कर रहा है, मोटर न्यूरॉन भी नर्व इंपल्स पास कर रहा है, राइट। बट फर्क क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी नर्व इंपल्स ट्रांसफर कर रहा है और मोटर न्यूरॉन मोटर नर्व इंपल्स ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, लेकिन न्यूरॉन का तो फंक्शन ही है कि इंपल्स सिग्नल को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, बट इनका डायरेक्शन भी अलग अलग है। आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है ये सेंस ऑर्गन से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जा रहा है सिग्नल को, और जो मोटर न्यूरॉन है ये उल्टा काम कर रहा है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल को लेकर आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट अलग अलग जगह पर है, वो सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है और ये लोग स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड चीज हमने देखा था ये पूरा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इस नर्वस सिस्टम में। तो एक होता है रिसेप्टर सिस्टम, दूसरा होता है नर्वस सिस्टम, और तीसरा होता है इफेक्टर सिस्टम। रिसेप्टर सिस्टम वो जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, नर्वस सिस्टम वो जो उस पर काम करेगा, और इफेक्टर सिस्टम वो जो रेस्पॉन्स देगा। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है ना, तो स्टिमुलस रिसीव करने के लिए एक कंपोनेंट है जिसका नाम है रिसेप्टर सिस्टम। उस रिसेप्टर सिस्टम के साथ या उस सिग्नल के साथ क्या करना है, प्रोसेसिंग, वो काम करेगा हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आ जाएगा। और थर्ड है जो उसका रेस्पॉन्स देगा। स्टिमुलस तो रिसीव हो गया ना, और वो रिसीव होकर के स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंच भी गया, अब उसके बिहाफ में क्या रेस्पॉन्स देना है वो हमारा इफेक्टर ऑर्गन रेस्पॉन्स देगा। पर उसको बताया किसने है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड नहीं, थ्रू मोटर नर्व इंपल्स वो बस शो करेगा। जैसे हाथ हटाना, गर्म चीज को छूने पर वो रेस्पॉन्स शो करना हुआ ना, पर शो किसने किया? इफेक्टर ऑर्गन ने। पर उसको बोला किसने करने के लिए? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे हमारे 3 सिस्टम हो गए। तो हम पहले बीच वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम, है ना। बाकी दोनों सिस्टम तो क्या है, सिर्फ सेंस ऑर्गन्स, एक ऑर्गन है काइंड ऑफ, और इफेक्टर सिस्टम भी क्या है, मसल्स या ऑर्गन मतलब ग्लैंड्स। ये तो पढ़े थे अपन, या तो मसल्स होंगे या तो क्या होंगे, ये ग्लैंड्स। इट इंक्लूड्स मसल्स एंड ग्लैंड्स, यही दो होंगे। तो इन दोनों के बारे में हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें बीच वाला जो है नर्वस सिस्टम, इनके बारे में पढ़ना है। तो हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम के बारे में कि 3 टाइप के नर्वस सिस्टम है पूरा, है ना। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। दूसरा है पेरिफेरल, जिसमें हमारे नर्व्स आ जाएंगे, ऐसे नर्व्स जो ब्रेन से निकल रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स, और ऐसे नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, स्पाइनल नर्व्स। और तीसरा हमारा सिस्टम था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना, जिसके अंदर 2 पार्ट अपन को पढ़ना है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। वी स्टार्टेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हमने लास्ट क्लास में ब्रेन पढ़ा था कि ब्रेन में हमने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इट वाज अ सॉफ्ट, स्ट्रक्चर वाइज कैसा था, सॉफ्ट व्हाइटिश, है ना, स्लाइटली फ्लैट, और 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में मेन पार्ट कौन था? सेरिब्रम, विच वाज द मेन साइट ऑफ थिंकिंग, इंटेलिजेंसी, मेमोरी। कौन है ये? सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, उसके बाद और फोर ब्रेन में क्या था हमारा? ऑल्फैक्टरी लोब। उसके अलावा जो मेन पार्ट था वो क्या था? ऑल्फैक्टरी लोब। और एक था आपका डाइएन्सेफेलॉन, जहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड था, उसका नाम क्या था? पीट्यूटरी ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि उसका काम है टू स्टिमुलेट हॉर्मोन्स, है ना। तो ऐसे हॉर्मोन सेक्रेट करना जो बाकी हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल के लिए थायराइड का बताया था कि टीएसएच नाम का हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड वाला हार्मोन नहीं है, थायराइड का हार्मोन तो थायरोक्सिन है। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रीट करता है उसका नाम क्या है? थायरोक्सिन। पर वो सेक्रीट कब करेगा ये ब्रेन बता रहा है। ठीक है, ब्रेन का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो अदर हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। ठीक है, ये था फोर ब्रेन का पार्ट था। मिड ब्रेन में मेन पार्ट ऑप्टिक लोब था, जो ईयर और आईज के सिग्नल्स के लिए बॉडी कंट्रोल करेगा कि कैसा मूवमेंट होना चाहिए हेड का या हमारे पूरे बॉडी ट्रंक का। ठीक है, एंड द थर्ड वन वाज
हिंड ब्रेन जिसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट थे, सेरिबेलम जो पोस्चर इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है, एंड द लास्ट वन वाज मेडुला ऑब्लोंगेटा जो अल्टीमेटली नीचे जाकर के क्या बनता है, स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी फंक्शंस ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो आपको इंडिविजुअल पार्ट्स के फंक्शन पूछ लेगा कि राइट द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, राइट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, है ना, या फिर आपको कुछ एक्टिविटीज लिख के दे देगा और पूछेगा कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन दिस, हेल्प इन दिस फॉलोइंग एक्टिविटीज, बाय राइडिंग अ बाइसाइकिल, है ना, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहां तक देखा था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट हमें स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, मेन हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है, हमको जो पढ़ना है वो ब्रेन ही है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या, एक वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जहां से हमारे नर्व्स निकल रहे हैं, स्पाइनल नर्व्स। इट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट व्हाइटिश एंड सिलेंड्रिकल कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट, मेडुला oblongata. It lies in the cavity of vertebral column and is also covered by three meninges, जैसे कि हमारा ब्रेन कवर्ड था थ्री meninges से, और वहां पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड था, वैसे ही क्योंकि ये भी सॉफ्ट टिश्यू ही है, तो इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ थ्री meninges and its main function is to give reflexes। जो मैंने उस दिन आपको सडन एक्शंस कहा था ना, जिसमें हम ब्रेन को परेशान नहीं करते हैं, ब्रेन पे लोड नहीं डालते हैं, तो वो कौन हैंडल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन है कि इट गिव रेस्पॉन्स टू रिफ्लेक्सेस, जो भी सडन एक्शंस होना है, सडन एक्शंस के लिए जो रिएक्शंस देने हैं, उन वो कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें थिंकिंग की जरूरत नहीं है, हमें सडन स्पॉन्टेनियस और इमीडिएट रेस्पॉन्सेस देने हैं, उसमें हम स्पाइनल कॉर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, जिसमें दो पार्ट हमें पढ़ने हैं। तो पेरिफेरल का मतलब ही होता है कि मेन पार्ट्स को जो लिंक करे वो पेरिफेरल्स होते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज पेरिफेरल्स। तो हमारा ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करने के लिए नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी को कनेक्ट करने के लिए नर्व्स हैं, तो नर्व्स आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो टाइप के नर्व्स हैं, द वन अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स एंड द वन अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड्स आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स, एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, तो एक्सटेंड बिटवीन ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ हेड and some even up to abdomen, there are 12 pairs of cranial nerves, यानी कि total 24 cranial nerves। ठीक है, और spinal nerves they extend between spinal cord and the body parts, there are 31 pairs of spinal nerves, क्योंकि इनको लगभग सभी ऑर्गन्स से कनेक्ट होना है, तो इनका नंबर ज्यादा है, क्योंकि इनको रिफ्लेक्स एक्शन देना है, राइट। थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी, एज द नेम सजेस्ट, ऑटोमेटिक वर्क करेगा, आपके विल पे काम नहीं करेगा, इसलिए किस टाइप के एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको याद है क्या, दो चीज एग्जांपल दिया था मैंने, हाँ, एक टीयर्स का एग्जांपल दिया था मैंने, आंसुओं का, और एक स्वेट का, कि एक सिस्टम टीयर्स ला रहा है तो दूसरा सिस्टम टीयर्स को सप्रेस करेगा, कम करेगा, कि ऐसा ना हो कि वो गंगा बहती जाए, है ना। तो इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ विसरल ऑर्गन्स, अगेन इंटरनल ऑर्गन्स, टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। ये होम्योस्टैसिस वर्ड हमने लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा था, आपको याद हो अगर तो, इसका मतलब होता है बैलेंस। ये हमने कहां पढ़ा था, जब हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे, क्योंकि एक्सक्रीशन में ब्लड का प्यूरिफाई होकर के जाना जरूरी था, बिकॉज उससे हमारे बॉडी के फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन रहेगा, वरना उसके अंदर क्या आ जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी एक्सक्रीशन जरूरी है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स। इट लाइज इन द कैविटी ऑफ, सॉरी कहां थे अपन, अच्छा पीछे चला गया क्या, ओके सॉरी, हाँ, होम्योस्टैसिस बैलेंस इनसाइड द बॉडी, इट इज सेल्फ गवर्न्ड, ऑटो, है ना, सेल्फ गवर्न्ड एंड ऑटो फंक्शनिंग। इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स, मतलब ऑटो फंक्शनिंग और सेल्फ गवर्न का मतलब क्या है, स्टार्ट अपने आप होगा, काम भी अपने आप चलेगा, ठीक है ना, वो आपके विल पे वेट करेगा कि अब आप बोलोगे हाँ अब रोना चालू करते हैं, तो वो रोना चालू करेगा, अब बंद हो जा भाई रोना, तो वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब इट इज नॉट, मतलब आपके विल पे काम करना बंद करेगा या स्टार्ट नहीं करेगा, और ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑल्सो वो अपने आप ही काम करेगा, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स, एक है आपका
सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों ऑपोजिट वर्क करते हैं एक दूसरे के। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस सेक्रीशन ऑफ टीयर्स एंड स्वेट, जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, एसएनएस मतलब वही सिंपैथेटिक, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा, वरना वो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा ना। और ये जब हम फियर या फ्लाइट ये सब का केस रहता है, तब ये ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है ना। तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये सब इनवॉलंटरी एक्शन है, आपके कंट्रोल में नहीं है आपका हार्ट बीट, राइट। तो ये सब किसके अंदर आता है, आपके विसरल ऑर्गन्स होते हैं जो सेल्फ गवर्नड है और ऑटो फंक्शनिंग है। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जांपल अपन याद रखेंगे कि किस टाइप का नर्वस सिस्टम क्या बढ़ा रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक उसको कम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे तीनों टाइप के नर्वस सिस्टम की, सीएनएस, टीएनएस, एएनएस। ठीक है, अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का जो एक फंक्शन था, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या करेगा, दीज आर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, पता है क्या स्पॉन्टेनियस मतलब? हाँ, स्पीड नहीं और कुछ, स्पॉन्टेनियस हिंदी में ही बता सकते हैं। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक सी चीज है, जो होना ही है, ऑब्वियस सी चीज है। जैसे आपने गर्म चीज छू तो आप स्वाभाविक है कि आप अपना हाथ पीछे ही करोगे, राइट। तो दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस। तो दीज आर स्पॉन्टेनियस, जो स्वाभाविक सी चीजें हैं। जैसे पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो क्या नया हो रहा है, नीचे से ऊपर कभी जाए अपने आप तो कुछ नया है। दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप नहीं हो सकता। ठीक है, जो स्वाभाविक नहीं है। तो दीज आर स्पॉन्टेनियस प्लस ऑटोमेटिक, अपने आप होंगे। मैकेनिकल रेस्पॉन्सेस, क्यों मैकेनिकल, क्योंकि हम हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं ये, इन विच विल इज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि इनवॉलेंट्री। ठीक है, सो आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। कुछ एग्जांपल्स दिया है, विड्रॉवल ऑफ हैंड व्हेन प्रिक्ड विद अ निडल, कोई आपको सुई चुभाएगा तो अपन हाथ पीछे करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ आईज व्हेन फ्लैश्ड विद स्ट्रॉन्ग लाइट्स, ये भी ठीक है, आंखों पे जब तेज रोशनी पड़ेगी तो आंख अपने आप बंद होगी। फिर सेक्रीशन ऑफ सलाइवा इंक्रीज ऑन द साइट ऑफ डिलीशियस फूड, ये भी ठीक है। तो ये तीनों ही केस क्या है आपके, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक। मैकेनिकल में भले ये मैकेनिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सेक्रीट हो रहा है ना बस सलाइवा। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन, वो जो अपने ने 3 चीजें पढ़ी थी ना, रिसेप्टर, नर्वस एंड इफेक्टर, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। रिसेप्टर सिस्टम, अब नर्वस में ब्रेन तो पार्ट नहीं ले रहा है, तो कौन पार्ट लेना है नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड। हालांकि देखो, ब्रेन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, पर ब्रेन ऑल्सो इंटरप्रेट दो सिग्नल्स। भले वो एक्शन लेने में उस समय तुरंत में कोई डिसीजन नहीं ले रहा है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन का काम है सोच समझ के डिसीजन लेना, राइट। और इतना हमारे पास टाइम नहीं है उस चीज, उस समय सोचने के लिए। बट ब्रेन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है जस्ट बाय एनालाइजिंग द इनपुट, की आपने क्या किया है एग्जैक्टली, इनपुट क्या था आपके रिफ्लेक्स एक्शन का। यानी कि अगर आप नीचे झुके तो किस चीज को लेकर के नीचे झुके, तो वो चीज वो स्टोर करता है कि हाँ एक बॉल आई तो आप नीचे झुक गए, वो एक आपका रिफ्लेक्स एक्शन था, पर झुके क्यों, बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, है ना। इनडायरेक्टली भले ब्रेन इन्वॉल्व है इन जस्ट रिकॉर्डिंग द इनपुट्स ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो 3 चीजें होगी, रिसेप्टर ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इफेक्टर ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना है। ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन क्या करेगा, स्टिमुलस रिसीव करेगा, फिर वो सेंसरी नर्व के थ्रू, एसोसिएशन न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व इंपल्स जनरेट करेगा, मोटर न्यूरॉन को देगा, और वो आपके इफेक्टर ऑर्गन में आएगा, और इफेक्टर ऑर्गन आपका मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो आर्क बन रही है ना, जो कर्व बन रहा है पाथ, पहले यहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड तक गया फिर वापस आया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। एंड जो पाथ फॉलो हो रहा है, किसका पाथ फॉलो हो रहा है, जो नर्व इंपल्सेस जो ट्रैवल कर रही है जिस पाथ में, आर्क में, उस आर्क को हम कह रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ओके। अब वो तीनों कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखा है। सबसे पहला काम क्या होगा, रिसेप्टर रिसीव्स द सिग्नल, सिग्नल मतलब स्टिमुलस। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही गरम बीकर वाला,
कि आपने गर्म चीज को छुआ, तो दैट इज द स्टिमुलस। तो रिसेप्टर यहाँ पे कौन होगा आपका? स्किन। स्किन में कौन से रिसेप्टर्स हैं? कौन होगा? टैंगो। टैंगो कि गस्टेटो? टैंगो। गस्टेटो तो टंग में है, ठीक है। तो टैंगो रिसेप्टर्स हैं हमारे स्किन में, जो इस सिग्नल को रिसीव करेंगे। दे विल रिसीव द सिग्नल एंड इनिशिएट अ सेंसरी नर्व इंपल्स, ताकि हमारा सेंसरी न्यूरॉन उसको लेकर के जा सके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड, सेंसरी नर्व फाइबर, वही सेंसरी न्यूरॉन, कंडक्ट सेंसरी नर्व इंपल्स जो इसने जनरेट करी है रिसेप्टर ने, उसको कैरी करके कहां लेके जाएगा? फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में तो स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व है, ठीक है। टू स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच चुका है। थर्ड स्टेप में स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? उसके लिए एक मोटर इंपल्स जनरेट करेगा। करना क्या है? उसने तो देख लिया ना कि हाँ एक गर्म चीज छू रहा है आपका हाथ, तो उसके बिहाफ में एक रेस्पॉन्स उसको जनरेट करना है इस मसल्स के लिए, ताकि आप अपना हाथ पीछे कर सको। तो उस सेंसरी नर्व इंपल्स को वो किस में कन्वर्ट करेगा? मोटर इंपल्स में। और ये कौन कैरी करके लेके जाएगा? मोटर न्यूरॉन। जैसे सेंसरी नर्व इंपल्स को सेंसरी न्यूरॉन लेके गया था, वैसे ही मोटर नर्व इंपल्स को मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा। है ये सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। मोटर नर्व फाइबर्स कंडक्ट्स मोटर नर्व इंपल्स कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन टू इफेक्टर ऑर्गन, जो इस केस में क्या होगा, जो अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मसल्स, ठीक है। आखिरी स्टेप, इफेक्टर ऑर्गन तक वो मोटर नर्व इंपल्स पहुंच चुकी है। तो इफेक्टर ऑर्गन गिव द रेस्पॉन्स, एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम मसल, अभी केस में तो कॉन्ट्रैक्शन ही होना है, तभी हम हाथ को मूव कर पाएंगे, या फिर सेक्रीशन फ्रॉम अ ग्लैंड। तो जो थर्ड एग्जांपल था ना, सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, इसमें ग्लैंड ने सेक्रीट किया होगा वाटर। और जो अभी अपन ने बात की व्हेन प्रिक्ड विद अ निडल, तो हाथ पीछे लेना, तो वहां में मसल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो अल्टीमेटली इफेक्टर ऑर्गन्स दो ही टाइप के होंगे, आइदर मसल्स और ग्लैंड, ठीक है। ये वो पूरा आर्क है ना, सेम जो अभी अपन ने बात की कि गरम बीकर हाथ में छुआ, तो चीजें यहां से चालू हुई। देखो ये जो रेड पार्ट है, यहां से चीजें चालू हुई हैं। ये तो इफेक्टर ऑर्गन है, क्योंकि वापस आना तो यही है ना। ऐसा तो ना कि गर्म हाथ ये हो रहा है, हाथ ये मूव कर रहे हैं, तो वापस सिग्नल तो यही आएगा ना। तो इसलिए आर्क वहीं से आकर के स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वापस उसी हैंड में आ रही है, बस उस हैंड के यहां तक नहीं जा रही है, यहीं आकर के मसल्स पूरा हाथ को पीछे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं, यहां से आपका आर्क चालू हुआ है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आपका वो रिले न्यूरॉन है, जिसने सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया। अब यहां से आपका मोटर न्यूरॉन चालू होगा, जो मोटर नर्व इंपल्स लेकर के इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचेगा, ठीक है। तो क्या क्या लेबल्ड है, मैं एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिसेप्टर इस केस में क्या है? हीट और पेन रिसेप्टर्स इन स्किन, ठीक है, वही हमारा टैंगो रिसेप्टर। वो लेकर जा रहा है कौन? सेंसरी न्यूरॉन, वो इंपल्स को लेकर के जा रहा है, किसके पास जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। तो ये देखो, ये मैसेज टू ब्रेन भी जा रहा है, ब्रेन को भी मैसेज जा रहा है, ठीक है। भले ब्रेन उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, बट ब्रेन को भी मैसेज जा रहा है, मतलब ब्रेन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द आर्क, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, ठीक है। प्लस यहां आ गया आपका मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मोटर इंपल्स लेकर के कहा जा रहा है? इफेक्टर ऑर्गन पर, ठीक है। तो यही आपको आर्क बनाना रहेगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, क्योंकि कई बार आया है एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो आपको वो पांचों स्टेप समझाने हैं कि क्या क्या हो रहा है। डेफिनेशन, पहला काम क्या होगा? डेफिनेशन, वो ऊपर की दो लाइन कि इट इज, तो तीनों वर्ड यूज करने, कौन कौन से? स्पॉन्टेनियस, फिर ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रेस्पॉन्सेस, ठीक है, विच आर नॉट अंडर अवर विल एंड आर परफॉर्म बाय स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा इतना लिख करके अपन उसको डिफाइन कर देंगे। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे करके ये पांचों स्टेप समझाना है, एंड डायग्राम, ठीक है। पाथ, अब रिफ्लेक्स आर्क का डेफिनेशन क्या है देखो, द पाथ फॉलोड बाय एन इंपल्स, अल्टीमेटली मूव कौन कर रहा है? इंपल्स। द पाथ फॉलोड बाय एन इंपल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर ऑर्गन टू एन इफेक्टर ऑर्गन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यहां से नर्व इंपल्स चली, वापस आई और यहां आ गई, पर वो नर्व इंपल्स चेंज हुई है ना, पहले वो सेंसरी नर्व इंपल्स थी, बाद में वो मोटर नर्व इंपल्स बन गई, जनरेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों रिफ्लेक्स एक्शन जरूरी है?
अदरवाइज वी विल एंड अप इन डैमेजिंग अवर ऑर्गन्स। अगर आपने हाथ जल्दी नहीं हटाया होता तो आपका हाथ जल गया होता, राइट? ठीक है। प्लस हम ऐसा करके अपने ब्रेन का ओवरलोडिंग कम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी बहुत कुछ सोचता रहता है दिन भर, है ना? तो अब रिफ्लेक्स एक्शन में हम ब्रेन को क्या कर रहे हैं, रिलैक्स रख रहे हैं कि आप रहने दो, हम स्पाइनल कॉर्ड से करवा लेंगे। ठीक है। तो पहला काम है, दे एनेबल द बॉडी टू गिव क्विक रेस्पॉन्सेज टू हार्मफुल स्टिमुलाई सो दैट चांसेस ऑफ डैमेज टू बॉडी आर डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड। एंड सेकेंड, रिफ्लेक्स एक्शन प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, वरना ये काम को भी ब्रेन को ही करना पड़ता। ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ना टॉपिक को। ठीक है। तो ये तो बात हुई पूरे नर्वस कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, जिसमें हमने न्यूरॉन से स्टार्ट किया था, फिर हमने बात की हमारे नर्वस सिस्टम की कि कैसे कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि देखो ये सारे हमारे मूवमेंट्स थे, है ना? अभी तक कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं हुआ था अंटिल वो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल जो मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए हो रहा है। ठीक है। अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे कि कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स दे रहे हैं। वो एक्सटर्नल स्टिमुलस भी हो सकता है, वो इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है। ठीक है। सेकेंडली, जो हमारे एनिमल्स के अंदर होता है कोऑर्डिनेशन, वो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसका एक और नाम अपन ने क्या लिखा था, डक्टलेस ग्लैंड। क्योंकि इनके पास खुद का कोई पैसेज नहीं है, डक्ट नहीं है, तो दे ट्रांसमिट द हॉर्मोन्स थ्रू ब्लड। ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। देखो पेनक्रियाज एक डुअल ग्लैंड है, क्योंकि पेनक्रियाज वहां पे भी था, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट कर रहा था ना, तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और ये है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्रियाज दोनों है। पेनक्रियाज इज अ डुअल ग्लैंड। यहां पे वो हार्मोन इंसुलिन सेक्रीट करेगा, और वहां वो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट कर रहा था, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स थे। यहाँ हार्मोन है, वहां एंजाइम्स थे। ये डिफरेंस भी है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सेक्रीशन करते हैं, वो उनमें क्या होते हैं, एंजाइम्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सेक्रीट करते हैं, वो होते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है। फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन वी हैव अनदर सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम. Endocrine system is formed of number of ductless endocrine glands situated in different parts of our body. Starting from brain में है, फिर नेक रीजन में हमारा थायराइड ग्लैंड है, फिर नीचे पेनक्रियाज है, फिर और नीचे जाएंगे तो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, फिर और नीचे जाएंगे तो मेल के पास टेस्टीज है, दैट इज मेल ग्लैंड, और फीमेल के पास ओवरी है, दैट इज ऑल्सो अ ग्लैंड, जो हॉर्मोन्स भी सेक्रेट करते हैं अदर देन द गैमेट्स। गैमेट्स तो बनाते ही हैं, टेस्टीज बनाता है स्पर्म, और ओवरीज बनाएगा एग, तो वो तो सेक्स सेल्स तो बना ही रहे हैं, ये तो उनका एक फंक्शन है ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, टेस्टीज और ओवरी का एक और फंक्शन है, और वो है सेक्रीशन ऑफ मेल एंड फीमेल हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है। तो ये सारे हॉर्मोन्स, अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो अलग अलग टाइप के हॉर्मोन सेक्रीट कर रहे हैं। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि देयर आर नंबर ऑफ डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. दीज ग्लैंड्स जनरली सेक्रीट हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन इन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन. ठीक है। टारगेट ऑर्गन पे ही जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी हार्मोन कहीं भी पहुंच जा रहा है। तो दे विल रीच देयर टारगेट ऑर्गन, और उनका एक स्पेसिफिक काम है, वो जाकर वहां पे वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस, उसका रीजन है बिकॉज दीज लैक अ डक्ट. इनके पास एक डक्ट, एक पैसेज नहीं है, तो सेक्रीट हॉर्मोन्स इन द ब्लड. कुछ एग्जांपल्स हैं, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है. ठीक है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, दे हैव डक्ट्स, दे रिलीज सेक्रीशन इन द डक्ट टू कैरी देम ऑन द बॉडी सरफेस. जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड भी ना एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि उसके पास खुद का डक्ट है, और यहां से वो पसीना बाहर आता है. ऐसा नहीं कि पसीना भी हम हमारे ब्लड में चला गया फिर ब्लड से वो बाहर आया, नहीं. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास खुद के डक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड है. ठीक है. सलाइवरी ग्लैंड है, और सम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट इनसाइड द बॉडी. ठीक है. एग्जाम्पल में वही स्वेट ग्लैंड हो जाएगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल.
और हॉर्मोन्स क्या होते हैं? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ बॉडी, जनरली released in the stream of blood and have specific action on a specific target organ. उनका एक्शन भी स्पेसिफिक है और टारगेट ऑर्गन भी स्पेसिफिक है. सम हॉर्मोन्स आर क्विक एक्टिंग, कुछ हॉर्मोन्स फास्ट एक्टिंग होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन ग्लैंड है, मतलब एड्रेनलिन हार्मोन है वो, एक्चुअली ग्लैंड एड्रिनल है, उसके हार्मोन का नाम एड्रेनलिन है. ठीक है, एड्रेनलिन. और स्लोली एक्टिंग होते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हमारी सालों साल चलती है, तो वो भी एक हार्मोन ही करवा रहा है, बट उसका एक्शन स्लो है. और एड्रेनलिन ग्लैंड का काम फास्ट है, क्योंकि ये तब रिलीज होता है जब हम मतलब फ्लाइट, फ्राइट, है ना, या फाइट वाली कंडीशन में होते हैं. आप किसी से लड़ो ना तो आपका अलग बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है ना. तो उस केस में एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट होता है, ताकि आपका हार्ट बीट को बढ़ाए, आपका ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाए, क्योंकि उस केस में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और वो तभी फुलफिल हो पाएगी जब हार्ट बीट, यानी कि हार्ट का जो बीटिंग रेट है वो फास्टर हो जाएगा. ठीक है. और हॉर्मोन्स आर सेक्रेटेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि कभी भी सेक्रेट हो रहे हैं ना. मैंने उस दिन आपको ग्लूकोज का एग्जांपल दिया था ना, इंसुलिन का, कि इंसुलिन तभी सेक्रेट हो रहा है जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ रहा है. ठीक है, जब ऐसा नहीं कि कभी भी सेक्रेट हो रहा है, तो वो तभी सेक्रेट होंगे व्हेन रिक्वायर्ड. दैट इंसुलिन इज सेक्रेटेड ओनली व्हेन ग्लूकोज, जैसे कि एग्जांपल है, इंसुलिन इज सेक्रेटेड ओनली व्हेन ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड राइसेस. समझ रहे हैं? ऐसे और भी हार्मोन्स है, जैसे फीमेल में एक हार्मोन होता है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है. दैट इज नॉट सेक्रेटेड एनी टाइम, ओनली व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न. उसके बाद ही मेमरी ग्लैंड्स में वो हार्मोन जाता है एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क. ठीक है, मेमरी ग्लैंड तो हमारे बॉडी में बचपन से होते हैं, बट वो वर्क या उनमें मिल्क प्रोडक्शन तभी होता है व्हेन द चाइल्ड हैज बॉर्न, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट है ना उसकी. मिल्क की रिक्वायरमेंट कब है? आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड. तो ये भी एक एग्जांपल है कि द हार्मोन्स आर सेक्रेटेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है. प्रेगनेंसी के समय भी जब डिलीवरी होती है तब कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं टू मेक दैट डिलीवरी प्रोसेस इजियर फॉर फीमेल्स, क्योंकि यू हैव हर्ड राइट कि बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है जब बच्चा बाहर आता है फ्रॉम द बर्थ कैनाल, राइट. तो उस केस में कुछ हॉर्मोन्स ऐसे सेक्रेट होते हैं जो उस प्रोसेस को इजी कर देते हैं बाय एक्सपैंडिंग द पेल्विस. पेल्विस रीजन को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो बच्चे के निकलने का पैसेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जो पेन है थोड़ा सा कम होगा. तो ये सब हॉर्मोन्स तभी निकलेंगे व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है. तो अब हमको एक एक करके सारे हॉर्मोन्स पढ़ने हैं, तो इस टाइप का चार्ट बना के पढ़ेंगे ना, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, वो कहां पे प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उसका पोजीशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन से हार्मोन सेक्रीट कर रहा है, और उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या है. ये चार चीजें हमें पता होनी चाहिए. ग्लैंड का नाम, उसका लोकेशन, जैसे थायराइड ग्लैंड नेक में है ना, वैसे पेनक्रियास कहां पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर. ठीक है. तो ऐसे सबका लोकेशन प्लस हॉर्मोन्स के नाम और उनके फंक्शन, इतना हमको पढ़ना है इसमें. ठीक है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले पीछे कुछ एक दो स्लाइड्स लिख लो आज के लिए, फिर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन आप लोग फिर बाद में लिखना, पर ये वाला काम कर लो पूरा पहले. कहाँ तक किए थे? यहाँ से चालू करना है ना, स्पाइनल कॉर्ड से. 10-15 मिनट आप लोग लिख लो, फिर लास्ट में हम कुछ हॉर्मोन्स के डिस्कशन करेंगे. आप लोग पेपर चल रही है स्कूल में, कैसा वो पेपर? अच्छा, एसिड बेस आ गया था.
तो बीटेक सिर्फ केमिस्ट्री का होने वाला है कि पूरे साइंस का होगा? Okay.
उसके लिए तरह बात करने के लिए देगा। मैं आपको विदाउट ट्रांसपोर्ट इंचार्ज करूँगा। नहीं मैं आपको बताता हूँ। हाँ, और मैं क्या नाम निकालेगा? बिल्कुल। क्या बनाएंगे? जी जी, सब बन रहा है सर। आप मीटिंग में सब करवाएंगे आपको। मैं समझ गया। मैं आप बताया था। उंगली में दर्द है क्या? अभी जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें भी पूरा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है ना? क्या बोलते हैं, है ना? कौन है रिसेप्टर्स, कौन है? हाँ, आईज। हाँ, फोटो रिसेप्टर्स आई, दे आर रिसीविंग द सिग्नल्स, लाइट सिग्नल जो भी आप देख पा रहे हो, है ना? इफेक्टर ऑर्गन्स कौन है?
नहीं, पर मसल्स होंगे ना। इफेक्टर ऑर्गन टैंगो रिसेप्टर कैसे हो सकते हैं? आप तो दोनों को मिला दिए फिर। रिसेप्टर अलग है, उसका काम अलग है, और इफेक्टर का काम अलग है ना। इफेक्टर यहाँ हमारे मसल्स ही हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं लिखने में। डन। ये लिख लो, फिर इसके अंदर नोट में आप लोगों को लिखवा दूंगा कि ब्रेन का क्या रोल है, इनडायरेक्ट क्या रोल है। ये सीक्वेंस ऐसे ही रहना चाहिए, है ना? समझ रहे हैं ना? ये ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेप्स लिखे हुए हैं या अलग अलग तरीके लिखे हुए हैं। ये एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन का एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसे करके पूरे 5 स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है, हो गया ये? डन। मोटर नर्व फाइबर लिखा है, मतलब मोटर न्यूरॉन ही है वो, है ना? अब वो एक्चुअली क्या है, वो बंडल्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं तो उनको फाइबर बोल देते हैं। और वो दिखने में आपको, भले हम इतना बड़ा सेल बनाए हैं ऐसा, साइटोन एक्सॉन है, दिखने में ये ऐसे सिर्फ एक धागे जैसे दिखेंगे, फाइबर जैसे। डन। फिफ्थ पॉइंट। नहीं नहीं, लास्ट में। फिफ्थ पॉइंट लिख लो, रिफ्लेक्स आर का डेफिनेशन भी लिख लो 2 लाइन। इसके लिए जगह छोड़ देना, डायग्राम के लिए डायग्राम बनाना है कॉपी में, है ना? रिफ्लेक्स आर्क का ब्रेन का बनाए कि नहीं? रिफ्लेक्स आर्क के लिए जगह छोड़ना, ये 2 पॉइंट्स लिखना, फिर मैं नोट में आप लोग को ब्रेन का लिख पाऊंगा। इसका डायग्राम बुक में भी दिया होगा आपके, रिफ्लेक्स आर्क का।
डायग्राम, डायग्राम, जगह नहीं छोड़े। सिग्निफिकेंस मतलब समझता है, इंपॉर्टेंस मतलब ये नहीं होता तो क्या होता। चले, हो गया। नोट करके पॉइंट लिखना, एक स्पेस छोड़ देना डायग्राम के लिए, डायग्राम आपको घर में बना लेना, स्पेस छोड़ के डायग्राम के लिए, और फिर नोट करके पॉइंट लिखो। उसमें हेडिंग एक सब डालना, रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो, द ब्रेन डज नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल, द ब्रेन डज नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल, द ब्रेन does not play a direct role in reflex action, in reflex action, comma, it however, it however, it however record inputs, record inputs during a reflex action, record inputs during a reflex action, full stop. In addition, in addition, the cerebellum, in addition, इसको तो लिख ले भाई, ये तो लिखा भी नहीं है इसमें, गजब आदमी है। In addition, the cerebellum located in the brain, कौन से पार्ट में है? सेरिबेलम कौन से ब्रेन में है? हिंड ब्रेन में, ठीक है। सेरिबेलम लोकेटेड एट द ब्रेन फाइन ट्यून्स, फाइन ट्यून्स, FINE, फाइन ट्यून्स द मोटर एक्टिविटी, फाइन ट्यून्स द मोटर एक्टिविटी और मूवमेंट, मोटर एक्टिविटी और मूवमेंट। क्योंकि देखो रिफ्लेक्स एक्शन में हम बॉडी का मूवमेंट तो शो करते हैं ना, कोई अगर चीज हमारे ऊपर आ रही तो हम झुक रहे हैं, राइट, झुकते वक्त भी हमारा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। तो अगेन जहां बॉडी का मूवमेंट हो रहा है वहां पे बैलेंसिंग चाहिए, तो सेरिबेलम विल हेल्प इन दैट। ठीक है, तो ये वाला काम दो है आपका ब्रेन का, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो ये आपका हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। डायग्राम के लिए जगह छोड़ दिए हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन घर पे लिखना, हम सिर्फ पेनक्रियाज वाला एक्शन देख करके एंड करते हैं आज की क्लास। तो पहला एंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ने वाले, दैट इज पेनक्रियाज, प्रेजेंट या लोकेटेड अबव स्मॉल इंटेस्टाइन। और कैसा होता है? एलोंगेटेड होता है ना, थोड़ा सा लंबा रहेगा ग्लैंड, एलोंगेटेड एंड येलो कलर्ड। ठीक है, दो टाइप के हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। दोनों का ऑपोजिट वर्क है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं दोनों का काम, कि इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड लेवल मतलब ब्लड के एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और ग्लूकेगॉन जस्ट अपोजिट, अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो वो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, उल्टा। ठीक है, तो इंसुलिन इंक्रीजेस ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन द बॉडी सेल एंड चेंजेस एक्सेस ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ठीक है, मतलब अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया तो उसको पहले ब्रेक डाउन करके एनर्जी तो बना ही रहे अपन, प्लस अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर हो जाता है ये, राइट। उसके बाद जैसे प्लांट्स क्या करते हैं,
एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं ना, वैसे ही हम भी क्या करते हैं, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर कर देते हैं। तो यह हमारा तरीका है स्टोर्ड फूड का, उनका तरीका है स्टोर्ड फूड का क्या है, स्टार्च, और हमारा तरीका क्या है, ग्लाइकोजन। ठीक है, और ग्लूकेगॉन क्या करेगा, इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल इन बॉडी बाय चेंजिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती है ना, आपकी बॉडी में आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और दोनों ही हार्मफुल है। ठीक है, ठीक है, तो आज यही एंड करते हैं। यहां तक लिख करके लेके आना केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स क्या होते हैं, एंड ये टेबल बना लेना है ना, स्टार्ट करेंगे टेबल को पेनक्रियास तक लिख के लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।